नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन गर्भ संधि पढ़ेंगे। आचार्य धनंजय ने अपने इस 10 रूपक के प्रथम उल्लास में गर्भ संधि का लक्षण देते हुए लिखा है। गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः द्वादशांगः पताका स्यात् न वा स्यात् प्राप्ति संभवः। जब बीज के दृष्ट दिखने के बाद नष्टस्य फिर से नष्ट हो जाने पर मुहुः अन्वेषणम उसका अन्वेषण बार बार किया जाता है तो गर्भ संधि होती है। द्वादशांगः ये गर्भ संधि 12 अंगों वाली होती है। पताका स्यात् न वा, इसमें पताका का होना अनिवार्य नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी। प्राप्ति संभव स्यात्, किंतु प्राप्ति संभव का होना बहुत जरूरी है। जिस बीज को प्रतिमुख संधि में कभी पनपता और कभी मुरझाता लक्ष्यालक्ष्य रूप में देखा गया है, क्योंकि वह बहुत थोड़ा फूटा है, वह बीज यहाँ आकर विशेष रूप से फूट पड़ता है, किंतु फल लाभ विघ्न रहित नहीं है। इसमें कभी तो विच्छेद होता है, फिर से उसकी प्राप्ति होती है, फिर वियोग हो जाता है और इस प्रकार बार बार उसी बीज की खोज की जाती है। यहाँ प्राप्ति की संभावना तो होती है, किंतु फल का एकांतिक निश्चय नहीं हो पाता है। यह गर्भ संधि की विशेषता है। यहाँ पताका का होना आवश्यक नहीं है। इसका निर्देशन धनंजय ने अपनी कारिका में पताका स्यात् न वा, अर्थात पताका हो भी सकती है और नहीं भी, इसके द्वारा किया है। प्राप्ति संभव तो होना ही चाहिए, इसकी सूचना इन्होंने स्यात् प्राप्ति संभवः के द्वारा की गई है। जैसे रत्नावली के तीसरे अंक में वत्सराज की फल प्राप्ति में वासवदत्ता के द्वारा विघ्न होता है, किंतु सारिका के अभिशरण के उपाय से विदूषक के वचन सुनकर राजा को प्राप्ति की आशा हो जाती है। पहले वासवदत्ता उसमें विच्छेद उपस्थित करती है, फिर से प्राप्ति होती है, फिर विच्छेद हो जाता है, फिर विघ्न के निवारण के उपाय तथा फल हेतु का अन्वेषण किया जाता है। इस अन्वेषण की व्यंजना रत्नावली में राजा इस प्रकार की उक्ति से देते हैं। मित्र, अब वासवदत्ता को मनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आचार्य धनंजय इस गर्भ संधि के 12 अंगों का उल्लेख करते हुए लिखते हैं। अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः संग्रहश्चानुमानं च तोटकादिबले यथा उद्वेगसंभ्रमाक्षेपाः लक्षणं च प्रणीयते। इस गर्भ संधि के 12 अंग होते हैं। अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, संभ्रम और आक्षेप। लक्षणम च प्रणीयते, इन अंगों के लक्षण ये आगे बता रहे हैं। सबसे पहले अभूताहरण। अभूताहरणम छद्म या कपट, जहाँ पर छद्म या कपट हो वहाँ अभूताहरण अंग होता है। इसके बाद यहाँ ये मार्ग का लक्षण करते हुए कहते हैं, मार्गस्तत्वार्थ कीर्तनम, जहाँ निश्चित तत्व का कीर्तन हो,
अर्थ प्राप्ति रूप तत्व का कीर्तन हो, वह मार्ग है। आगे रूप का लक्षण करते हुए ये कहते हैं, रूपम वितर्कवद वाक्यम। जहाँ प्राप्ति की प्रतीक्षा करते समय नायक आदि के द्वारा वितर्कवद, तर्क वितर्कमय वाक्यों का प्रयोग किया जाए तो उसे रूप कहते हैं। पुनः देख रहे हैं, रूपम वितर्कवद वाक्यम। जहाँ प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हुए नायक इत्यादि के द्वारा तर्क वितर्क रूप वाक्यों का प्रयोग किया जाए उसे रूप कहते हैं। सोत्कर्षम स्याद उदाहृति। उदाहृति का लक्षण करते हुए ये लिख रहे हैं, सोत्कर्षम स्याद उदाहृति। उत्कर्ष या उन्नति से युक्त वाक्य उदाहृति या उदाहरण कहलाता है। क्रम का लक्षण करते हुए कह रहे हैं, क्रमः संचित्यमानाप्ति। जहाँ आप्ति का चिंतन किया जाए तथा वह वस्तु प्राप्त हो जाए, वहाँ क्रम नामक गर्भ संधि का अंग होता है। संचित्य अर्थात जहाँ आप्ति का चिंतन किया जाए, इष्ट वस्तु की प्राप्ति का चिंतन किया जाए और वह वस्तु प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर क्रम नामक गर्भ संधि का अंग होता है। अब यहाँ पर ये दूसरे लोगों के मत में ग्रंथ की परिभाषा कुछ भिन्न है, उसका उल्लेख करते हुए लिखते हैं, भाव ज्ञान मथा परे अपरे। दूसरे लोग भाव ज्ञानम, भाव के ज्ञान को क्रम मानते हैं। अर्थात धनंजय ने तो क्रम का लक्षण दिया है, क्रमः संचित्यमानाप्ति। जहाँ पर इष्ट वस्तु की प्राप्ति का चिंतन किया जाए और वो वस्तु प्राप्त हो जाए तो ये क्रम नामक गर्भ संधि का अंग होता है। लेकिन दूसरे लोग, अन्य काव्यशास्त्री नाट्यशास्त्री लोग भाव ज्ञान मथा परे, भाव के ज्ञान को क्रम मानते हैं। अब संग्रह का लक्षण करते हुए लिखते हैं, संग्रह साम दानोक्ति। साम और दान की जो उक्ति है वह संग्रह कहलाती है। अर्थात जहाँ नायक आदि अनुकूल आचरण करने वाले पात्र को साम व दान से प्रसन्न करे, वहाँ साम व दान की उक्ति संग्रह कहलाती है। अद्युहो लिंगतो अनुमा। लिंगतो जहाँ लिंग से, हेतुओं के आधार पर, लिंगों के आधार पर अर्थात हेतुओं के आधार पर अद्यूह नायक आदि के द्वारा तर्क किया जाए, वहाँ अनुमा या अनुमान होता है। लिंगतः लिंग के आधार पर अर्थात हेतुओं के आधार पर नायक आदि के द्वारा अद्यूह तर्क किया जाए, वहाँ अनुमा या अनुमान होता है। अधिबल, आगे अधिबल का लक्षण करते हुए ये लिख रहे हैं, अधिबल म अभिसंधि। जहाँ किन्हीं पात्रों के द्वारा नायक आदि का अभिप्राय जान लिया जाए, वहाँ अधिबल होता है। अभिसंधि का मतलब है अभिप्राय जान लिया जाए। नायक आदि का अभिप्राय अगर किन्हीं पात्रों के द्वारा जान लिया जाए तो वहाँ अधिबल होता है। तोटक का लक्षण करते हैं, संरब्धम तोटकम वचः। संरब्धम वचः तोटकम, क्रोध से युक्त, संरब्ध मतलब क्रोध, तो क्रोध से युक्त वचन तोटक कहलाते हैं। अब आचार्य धनंजय ये कह रहे हैं कि ग्रंथांतरे तु, लेकिन दूसरे ग्रंथों में, दूसरे नाट्यशास्त्र के ग्रंथों में इनके लक्षण
भिन्न प्रकार के हैं। अधिबल और तोटक इन दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न दिए हुए हैं। तोटकस्य अन्यथा भाव ब्रूवते अधिबलम बुधाः। इन विद्वानों के, बुधा मतलब विद्वानों के अनुसार, तोटकस्य अन्यथा भावः, तोटक का उल्टा ही अधिबलम ब्रूयते, अधिबल कहलाता है। और संरब्ध वचनम तु यत्तु तोटकम तद उदाहृतम, क्रोधयुक्त वचन तोटक कहलाते हैं और उसका उल्टा होगा विनम्र और दीन वचन अधिबल कहलाएगा। उद्वेगो अरिकृता भीति ही, अब कह रहे हैं उद्वेग का लक्षण देते हुए कह रहे हैं अरिकृता भीति ही उद्वेग, शत्रुओं के द्वारा किया गया भीति भय उद्वेग कहलाता है। शंका त्रासौ च संभ्रमः, जहाँ पात्रों में शंका और त्रास का संचार हो, भय का संचार हो, वहाँ संभ्रम नामक गर्भ संधि का अंग माना जाता है। आक्षेप, गर्भ बीज समुद्भेदात् आक्षेपः परिकीर्तिता, जहाँ गर्भ एवं बीज को विशेष रूप से प्रकट किया जाए अथवा जहाँ पर गर्भ के बीज का उद्भेद हो, वहाँ आक्षेप नामक गर्भ संधि का अंग होता है। गर्भ बीज समुद्भेदात् आक्षेपः परिकीर्तितः, जहाँ गर्भ एवं बीज अथवा गर्भ के बीज का उद्भेद हो, जहाँ बीज को विशेष रूप से प्रकट किया जाए, वहाँ आक्षेप कहलाता है। ये आज अपन ने गर्भ संधि और उसके भेदों को पढ़ा है। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।